देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप से घुमाकर पूछेगा तो आंसर दे पाओगे। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो सेट 2 क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यकीन नहीं आएगा, आसान क्वेश्चन था, तीनों का तीनों क्वेश्चन जो आप बना सकते थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में हैं कि वो फेल हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है? आपकी बेहतर तैयारी। क्योंकि आप हमेशा मैराथन वाले वीडियो के चक्कर में चले जाते हो। मैराथन वाले वीडियो में होता क्या है, 1 डेढ़ या फिर 2 घंटे का या फिर 2.5 घंटे का वीडियो रहता है, जिसमें सीधा आप लोग क्या करते हो, वीडियो लगा देते हो, उसमें क्वेश्चन पार हो जाता है, कब पार हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है, आंसर आप सुनते रहते हो। पहले क्वेश्चन समझिए कौन से क्वेश्चन का आंसर है, फिर उसका नोट्स बनाइए और फिर उसके बारे में समझिए कि आखिर हमको एग्जाम में कैसे लिखना है। पॉइंट्स आप छांटिए घर में ही और क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन क्या आपका, पोषण क्या है? पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो पोषण क्या है? अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्व के कार्यों का वर्णन करें। आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए जो पोषक तत्व है उसका क्या क्या कार्य है उसको आपको वर्णन करना है पॉइंट वाइज। या फिर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन करें, तो भी आपको वही उत्तर लिखना है। यानी सबसे पहले आपको पोषण का अर्थ देना है दोनों क्वेश्चन में। सिर्फ यही चीज नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में कि पोषक तत्वों के कार्य को लिखकर हम लोग चले जाते हैं, ये भी आपको मेंशन करना होता है। तो चलिए इसके उत्तर में आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से आपको ऊपर में लिखना होगा कि पोषण का अर्थ एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन नीचे दी गई है या फिर निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण के अर्थ को समझते हैं, यानी मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके उत्तर को, आखिर पोषण होता क्या है। विज्ञान वाले विद्यार्थी, खास करके जो बायोलॉजी वाले विद्यार्थी होंगे, उनको पूरी डिटेल से पता होगा, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि कहीं ना कहीं कॉपी में पन्ना भरे। देखिए यहाँ पर इसको अंडरलाइन करने के बाद आपको नीचे लिखना होगा, संसार में प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो जीवन है वो बहुत अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से, कोई बीमारी ना हो, शरीर में किसी तरीके से कोई भी कमी ना हो, अच्छा जीवन जीना चाहता है। किसी व्यक्ति का सामाजिक या फिर आर्थिक स्तर जैसा भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके स्वास्थ्य का मुख्य आधार क्या होता है? भोजन होता है। इसलिए भोजन एवं पोषण का ज्ञान होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भोजन कौन सा हमें लेना चाहिए, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उन सभी की अगर जानकारी हमारे पास होगी और उसका अगर सही से इस्तेमाल हम अपने शरीर के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहेगा। सामान्य तौर पर भोजन एवं पोषण दोनों को, यानी जो आपका भोजन है और जो आपका पोषण है, इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं एक ही में, यानी एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। वास्तव में भोजन का अर्थ उन सभी पदार्थों से है, यानी जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वह उन पदार्थों से है जिनका उपयोग करके मानव जीवित रहता है। यानी सीधा बात है, अपने मुंह से जो ग्रहण करते हैं ना, उसी को भोजन कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो पोषण है यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें आहार या फिर भोजन के उपयोग से शारीरिक रूप से विकास होता है। यानी सबसे पहले आएगा भोजन। भोजन को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण हमारे शारीरिक रूप से, यानी शरीर के अंग है, बहुत सारे हड्डी है, मांसपेशी है, इसके अलावा बहुत सारा कुछ है, उन सभी चीज़ों में अगर वृद्धि होता है, विकास होता है, वही कहलाता है आपका पोषण। पोषण के बारे में आप समझ गए, अब आपको समझना होगा कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व भोजन में मौजूद यौगिक है जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो मरम्मत और विकास की सुविधा प्रदान करते हैं और विभिन्न जीवन प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? जैसे अगर हम लोग चावल लेते हैं, चावल कहीं ना कहीं भोजन है, तो चावल को अगर हम ग्रहण करते हैं तो चावल में जो चीज़ें पाई जाती है हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, उसमें आपका विटामिन बी भी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो चीज़ें पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, हमारा शरीर अवशोषित करता है उसको, उसी को पोषक तत्व कहा जाता है। और सभी पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। इन पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा MACRO वाला, ठीक है। इसको बोला जाता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, यानी बृहत पोषक तत्व हिंदी में बोल सकते हैं, जिनकी शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी ये जो पोषक तत्व है शरीर के लिए बहुत ही मात्रा में जरूरी होता है। इनके बिना समझिए कि आपका जो शरीर है ना, अगर आप एक दिन भी नहीं लेते हो तो आपका शरीर कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस करने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद आपका प्रोटीन आता है, उसके बाद आपका वसा आता है। तो ये चीज़ तो आप रेगुलर बेसिस में आप लेते हो, और ये चीज़ अगर आप नहीं लोगे, यानी फास्टिंग करोगे, तो उस समय आपका शरीर कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शरीर के लिए जरूरी है। इसके बाद अगर बात करें दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, MI वाला, ठीक है, MICRO, माइक्रो।
तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होती है, यानी इनसे कम मात्रा में जरूरत होती है दोनों की, बिना दोनों के आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। दोनों के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि उपयुक्त पोषक तत्व यानी ऊपर में जो पोषक तत्व दिए गए ये पर्यावरण से प्राप्त किए जा सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के पोषक तत्व है जिनकी हमें बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी जो आपका बृहद पोषक तत्व है इनकी आवश्यकता हमें बड़ी मात्रा में होती है। और इनमें कौन कौन से हैं? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे होते हैं। इसके बाद देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व ज्यादातर विटामिन और खनिज होते हैं और सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में सेवन किए जाते हैं। यह शरीर की प्रक्रिया को नियंत्रण करने के लिए क्षतिग्रस्त ऊतकों, देखिए ऊतक किसे कहते हैं? तो कई कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं और कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। यानी जैसे कि आपका एक अंग हो गया आंख, तो कहीं ना कहीं ये ऊतकों के समूह से बना हुआ, उसी तरीके से आपका उंगली हो गया, पैर हो गया, ठीक है, तो वही हो गया ऊतक, यानी अंग से पहले आपका ऊतक ही होता है। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ऊतक भूल जाओगे, तो आप शरीर के अंग भी लिख सकते हो। तो ऊतकों का निर्माण और उसके मरम्मत में भी यह कार्य करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में कैल्शियम, आयरन, विटामिन, या फिर आयरन 2 बार हो गया, खनिज और विटामिन शामिल है, ठीक है। यहाँ पर सी नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, यानी विटामिन, सारे विटामिन शामिल है ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भोजन के महत्वपूर्ण पोषक तत्व एवं कार्य, यानी कार्य कहने का मतलब है वो जो पोषक तत्व है उसके कमी से क्या क्या होता है। तो कहीं ना कहीं कमी अगर हम लोग लिख देंगे तो वो कमी को दूर कर देगा, तो वो कार्य ही ना हुआ। तो देखिए यहाँ पर जरूरी पोषक तत्वों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, यह मनुष्य के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में से एक है, यानी ऊर्जा का जो स्रोत है, जो शरीर में हमें ताकत मिलती है, वह कार्बोहाइड्रेट द्वारा मिलती है। तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनमें फाइबर, चीनी और स्टार्च शामिल होते हैं। आपको ये मत लिखना होगा 3 प्रकार के होते हैं, आपको सिर्फ इतना लिखना होगा कि इसमें आपका फाइबर, चीनी या फिर स्टार्च इसमें सम्मिलित होते हैं, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके स्रोत भी लिख दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट के, यानी कार्बोहाइड्रेट कौन कौन चीज़ों को खाने से हमें प्राप्त होती है। तो गेहूँ हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका चावल हो गया, या फिर इसके अलावा आपका मक्का हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप खाते हो तो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों में, या फिर आलू हो गया, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अत्यधिक होती है। इसके बाद हम लोग कैल्शियम में आते हैं। कैल्शियम समझते हो क्या होता है? तो यह एक खनिज है जो मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम मात्रा में यह हमारी नसों, मांसपेशियों के काम और हृदय के लिए भी आवश्यक होता है, यानी इनकी मात्रा बहुत ही कम ही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कैल्शियम के स्रोतों में दूध, दही, अंडे, मछली और ताजे पत्तेदार हरी सब्जियां शामिल है। यानी कैल्शियम कहाँ से हमें मिलती है? दूध, दही, अंडे, मछली या फिर ताजे हरी सब्जियां जो होती है उसमें शामिल होती है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोफोरोसिस नामक बीमारी होती है, यानी जो हड्डियां होती है वह कमजोर हो जाती है, यानी हड्डियों से रिलेटेड ये बीमारी है। आगे अगर बढ़े तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को ध्यान से समझिएगा। यह मस्तिष्क तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यानी ये जो है ना, ये मस्तिष्क यानी दिमाग, और दिमाग में क्या होता है? तंत्रिका, कोशिका होती है। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग के लिए और उसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह एंजाइम और हार्मोन के भी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हमारे शरीर में हार्मोन्स पैदा होते हैं और एंजाइम उत्पन्न होते हैं, उन सभी के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। खाद्य पदार्थों में अगर बात करें तो पनीर, दूध, चिकन या फिर बीफ या फिर मछली, इन सभी चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल शामिल होते हैं। आगे अगर बात करें वसा, वसा क्या है? तो यह ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी है उसी तरीके से वसा। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। 1 ग्राम अगर आप वसा लेते हो तो उसमें 9 कैलोरी आपकी ऊर्जा होती है। यह लगभग दुगुनी कैलोरी है जो हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलती है। यानी कार्बोहाइड्रेट में अगर हमें कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो वसा से हमें 4 मिलेगी, क्योंकि दुगुनी है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है। वसा के प्रमुख स्रोत तेल, घी, मक्खन, दूध, पनीर, अंडे, मछली और मांस है। के बाद हम लोग लोहा के बारे में लिखते हैं। लोहा कहने का मतलब है आयरन, जो ब्लड में पाई जाती है। यह हमारी लाल रक्त कोशिकाओं का एक घटक है। इसका कार्य हमारे फेफड़ों से अंगों, मांसपेशियों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। खाद्य स्रोतों में अगर देखा जाए तो सोयाबीन या फिर इसके अलावा अन्य हरी सब्जियों में भी ये शामिल होती है आयरन। इसके बाद प्रोटीन अगर देखा जाए तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, बस आपको इतना ही लिखना है। और इनके स्रोत दाल, सोयाबीन, चावल, चिकन आदि इन सभी चीज़ों में ये पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें सोडियम, तो यह दूध और ताजी सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों में होती है। सोडियम की कमी से उच्च रक्तपात होता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सोडियम की कमी से। अगर ये ना रहे तो इसका काम ही क्या है? हम लोग यहाँ पर कमी लिखे तो इसका कार्य भी लिख दिए ना, कि अगर इसे लेंगे तो ब्लड जो संतुलन है, ब्लड संतुलन वो बना रहेगा। आगे देखिए खनिज लवण, तो खनिज लवण में क्या क्या आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम और सोडियम होते हैं। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म खनिज भी होते हैं, जैसे कि आपका क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, लोहा यानी आयरन, मैग्नीज और जस्ता।
ये महत्वपूर्ण यौगिक शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि व विकास में सहायता करना, बीमारियों से बचाव भी करता है और शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको अच्छे तरीके से चलाना भी ये खनिज लवण का कार्य होता है। अब यहाँ पर समझते हैं विटामिन में। ठीक है, खनिज लवण के बारे में हमने आपको शॉर्ट में बता दिया क्योंकि इनके बारे में विद्या के इस पेपर में 2 या फिर 1.5 पन्ना है। अब सोच लीजिए इन सभी के बारे में आपको एक एक पॉइंट अगर लिखना होगा तो क्या आप लिख पाओगे? पॉसिबल तो नहीं है एक दिन में। विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन और खनिज को शरीर का आवश्यक पोषक तत्व माना गया है या भोजन का वह अंश या फिर भाग है जिसकी जरूरत सभी जीवों को होती है। विटामिन के बिना समझिए कि शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा, आप हमेशा वीकनेस महसूस करोगे, बीमारियों से आपका शरीर भरा रहेगा। विटामिन के कार्य कई तरह के होते हैं। इसका काम यह शरीर को स्वस्थ रखने और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। विटामिन तत्वों का वह समूह है जो विटामिन व तत्वों का वह समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के कार्य, विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर को सही तरीके से काम करने में भी मदद करती है। विटामिन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है विटामिन वह जल में घुल जाता है और दूसरा विटामिन वह वसा में घुल जाता है। वसा समझते हो ना, जो तेल होता है, तेलीय पदार्थ। तो दोनों अलग अलग प्रकार के, एक तो आपका जल में घुलनशील है, दूसरा वसा में घुलनशील है विटामिन। अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट जो विटामिन है, जो विटामिन के प्रकार है वो टोटल 13 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है और ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा विटामिन ए, उसके बाद जो विटामिन बी है, विटामिन बी लिखने के बाद उसको डैश दीजिएगा, उसके बाद फिर इधर लिखिएगा विटामिन B1, ठीक है, इस तरीके से फिर विटामिन B2, इसी तरीके से आइएगा B3, B4, B6, उसके बाद B7 तक आइएगा। B8 नहीं होता है, फिर होता है B9, फिर B11 नहीं होता है, 12 होता है। इस तरीके से आप लिख लोगे, उसके बाद जो आपका विटामिन बी है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर बगल में आपको लिखना होगा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इसके बाद हो जाएगा विटामिन के। ये हो जाएगा टोटल 13 विटामिन है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, विटामिन ए, बी, सी, इसी तरीके से टोटल विटामिन के तक, ठीक है, आपको उनके कमियों के बारे में लिख देना है और उसके कार्य के बारे में लिख देना है। आपको ये सभी विटामिन के बारे में नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पर है ना विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, ये सब इतना मत लिखिएगा, ठीक है। अगर याद है जिनको, जो साइंस वाले विद्यार्थी है, बायोलॉजी वाले, तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। बाकी जो एक दिन में पढ़ के जाना चाहते हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या है, और भी बहुत सारे पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ज्यादातर मामलों में विटामिन ए की कमी से आंखों से जुड़ी परेशानियां होती है। शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात को दिखना थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और आंख में सफेद हिस्से में धब्बे की समस्या आ सकती है। इसकी कमी से त्वचा से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती है। हमारे शरीर के कई अंगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है विटामिन ए, जैसे कि बाल के लिए जरूरी है, त्वचा या दांत या मसूड़ों, इन सभी के लिए विटामिन ए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह हमारे शरीर के कैल्शियम के लेवल को भी बनाए रखता है जिससे हड्डियां मजबूत रहती है। तो ये विटामिन ए के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इनके कार्य के बारे में। अब यहाँ पर विटामिन ए के स्रोत को देख लेते हैं, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए दूध, गाजर, केले, इसके अलावा आपका संतरा, शकरकंद, हरी सब्जियाँ, पीले रंग की सब्जियाँ या फिर फलियाँ इत्यादि सेवन किया जा सकता है, यानी ये सभी आपका स्रोत है। अब यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग। अच्छा, कमी से होने वाले रोग ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा या फिर कार्य, ठीक है, ऐसे कार्य लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्य भी है। अभी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। इसके अलावा एनीमिया, मानसिक समस्याएं एवं संभावना ज्यादा होती है। विटामिन बी में कई तरह के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जैसे कि B1, B2, B3 इत्यादि, फिर लिख दीजिएगा। यह हमारे शरीर के जीन और डीएनए के निर्माण में सहायक करता है। तो यहाँ कार्य भी आ गया। और जो हमने कमी लिखा तो इसको दूर करने के लिए अभी यहाँ पर हम लोग स्रोत बताने वाले हैं कि इनको खाइएगा तो ये दूर हो जाएंगे, तो ये कार्य भी हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं इसके स्रोत क्या है विटामिन बी। तो इसके अलग अलग स्रोत है, जैसे कि गेहूं, संतरा, मूंगफली, हरी सब्जियां, हरे टमाटर, दूध, मेवा, अंडे, मांस, मछली, दलिया, बाजरा, सोयाबीन, चावल, अखरोट इत्यादि, इन सभी में पाए जाते हैं विटामिन बी। इसके बाद विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। तो देखिए यहाँ पर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिसमें मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से इम्यूनिटी शक्ति कम हो जाती है। थकान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या फिर कमजोरी महसूस होती है। मसूड़ों से खून निकलने लगता है और पैरों में रैसे जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इन सभी को दूर करने के लिए क्या कार्य होते हैं, तो ये सारे स्रोत आपको लेने होंगे कहीं ना कहीं से। जैसे कि विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए खट्टे रसदार फल, आंवला, संतरा, टमाटर, कटहल, पुदीना, मूली के पत्ते या फिर सलगम, दूध, बंद गोभी इत्यादि का सेवन किया जा सकता है। अब आगे देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी होती है। यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती है और टेढ़ी भी होने लगती है। इसकी कमी से शरीर का मोटापा भी बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से
अब विटामिन डी के स्रोत के बारे में देखते हैं। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो आपका सूर्य की किरण है। इसके अलावा अंडा, मछली, मशरूम, पनीर, दूध, दही, चिकन इत्यादि का सेवन आप कर सकते हो इसकी कमी को पूरा करने के लिए। आगे अगर बात करें विटामिन ई की कमी से शरीर में प्रजनन क्षमता कम होती है। ये सभी को पता होगा, इनके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ शरीर को एलर्जी से बचाने में भी काम करता है। इसके अलावा विटामिन ई शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बनाए रखता है। यह विटामिन घुलनशील है और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। विटामिन ई के स्रोत को हम लोग देख लेते हैं। तो विटामिन ई के क्या क्या स्रोत है? तो इनके जो स्रोत है वो आपका बादाम है, सरसों के बीज, कद्दू, ड्राई फ्रूट्स, सूरजमुखी के बीज, चुकंदर, या फिर इसके अलावा साग, पालक, गेहूं, बीज का तेल, लाल शिमला मिर्च, सोयाबीन तेल इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा आप विटामिन ई की गोलियां भी इस्तेमाल कर सकते हो डॉक्टर के सलाह के बाद। इसके बाद देखिए विटामिन के की कमी से होने वाले रोग क्या है। तो विटामिन के की कमी से होने वाले कई बीमारियों को आमंत्रित करती है। इसकी कमी से ऐंठन या फिर हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिस बीमारी को बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। या फिर हीमोफीलिया, ये क्या है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर आपको चोट लगती है और वहां से अगर ब्लड निकल रहा है तो निकलता ही रहेगा, वह रुकेगा नहीं, थक्का नहीं बनेगा इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। विटामिन की कमी होने पर सामान्य लक्षण खून के थक्के ना बनने के कारण अधिक खून बह जाता है, जैसे ब्लीडिंग में बढ़ोतरी होना, यानी जो आप चोट लगता है ना तो वही कट जाता है तो ब्लीडिंग होता है। तो उस समय क्या होता है कि आपका ब्लड बहुत तेजी से निकलने लगता है, तो उसी को बोला गया है ब्लीडिंग में बढ़ोतरी होना इत्यादि। ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। इन सभी बीमारियों को रोकने के लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या स्रोत है विटामिन के। तो साग है आपका, गेहूं, जौ, पालक, मूली, चुकंदर, जैतून का तेल, केले, डेयरी उत्पाद, अंडे, अंकुरित अनाज इत्यादि का सेवन आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विटामिन में अगर आपको लिखना है स्रोत नहीं समझ में आ रहा है, मांस, मछली, दूध, दही, अंडा, चावल, घी, तो भी दालें हैं, ये सभी में मेंशन कर दोगे तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल सारे विटामिन के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, उनके कार्य के बारे में, उनकी कमियों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरीके से आपको लिखना है। लास्ट में निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा, लास्ट में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ छोड़कर कि उपयुक्त लिखे गए विवरण द्वारा या फिर बिंदुवार जो लिखा गया उसके व्याख्यान द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पोषण को परिभाषित कर सकते हैं, उनके अर्थ को बता सकते हैं। साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के क्या क्या कार्य है, उनके कमी से क्या क्या बीमारियां होती है, उन सभी का वर्णन हम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लॉक भी कर देना है ताकि क्वेश्चन का आपको नंबर जरूर मिले बेहतर। हेल्थ और वेलनेस का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी संतुलित आहार क्या है, इसके घटकों एवं स्रोतों का वर्णन करें। या फिर इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, पोषण क्या है, पोषक तत्वों के कार्यों की व्याख्या करें। दोनों का आंसर सेम तरीके से लिखना है क्योंकि दोनों का कंसेप्ट सेम है। अगर आप उस वीडियो को देखे हो और फिर इस वीडियो को देखने के लिए जा रहे हो तो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, बाकी 99% सेम ही है। तो बस आपको एक ही बार इस वीडियो को देखना है, उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन के उत्तर को समझ जाओगे अगर उस वीडियो को देखे होंगे। तो चलिए उत्तर को सीधा हम लोग समझते हैं। संतुलित आहार क्या होता है, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऐसा आहार जो संतुलित अवस्था में ली जाए या फिर होनी चाहिए। आहार मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं पीते हैं तो उसका संतुलन होना चाहिए कि कौन सा भोजन ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, कौन सा भोजन कम मात्रा में लेना चाहिए, वही तो है संतुलित आहार। तो आइए हम लोग समझते हैं। जिस आहार में भोजन के सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, यानी एक ऐसा आहार, एक ऐसा भोजन जिसमें सभी तत्व, या फिर इस जगह पर सभी पोषक तत्व भी लिख सकते हो, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं उस पर मौजूद रहनी चाहिए, वह संतुलित आहार कहलाता है। ऐसे आहार के सेवन से शरीर की उचित वृद्धि, विकास तथा रोगों से सुरक्षा होती है। यानी ऐसे आहार से, उस भोजन से अगर हम लोग सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो शारीरिक विकास है वो तो बढ़ता ही, साथ ही साथ रोगों से भी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति के आहार की मात्रा भी एक सी नहीं हो सकती है। और एक ये भी बात हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है वो अधिक काम नहीं करता है, हार्डवर्क नहीं करता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर गांव में रहता है, किसान है, तो कहीं ना कहीं वो हार्डवर्क करता है, मजदूर है तो वो भी हार्डवर्क करता है। तो दोनों के आहार में अलग अलग मात्राएं हो सकती है। गांव वाले की जो मात्रा है वो ज्यादा होगी जबकि शहर वाले लोगों की मात्रा कम होगी। यह व्यक्ति की आयु और उम्र के अनुसार या फिर लिंग, जैसे कि स्त्रियां या फिर पुरुष, और साथ ही साथ व्यवसाय, जो अभी मैंने आपको बताया कि शहर के लोग ज्यादा हार्डवर्क नहीं करते हैं जबकि गांव के लोग हार्डवर्क करते हैं, तो यानी उनके काम धंधों से रिलेटेड शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है क्या संतुलित आहार।
संतुलित आहार को अगर आपको समझना है और डीपली तो इस शब्द को जरूर आंसर में मेंशन करना होगा, यानी कैलोरी मान या फिर ऊष्मा मान, दोनों का सेम ही मतलब है। यानी जो ऊर्जा का मान होता है किसी भी भोजन में, किसी भी आहार में, कि कितना इसमें कैलोरी है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तभी आप जान पाओगे कि कौन सा भोजन आपको कितना लेना है, कौन सा भोजन कितना नहीं लेना है और किनको कितना आहार देना है। किसी भी व्यक्ति के आहार में उपस्थित तत्वों की मात्रा का सही अनुमान लगाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का कैलोरी मान जानना आवश्यक है। यदि हम विभिन्न भोज्य पदार्थों का कैलोरी मान जान ले तो यह बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति के संतुलित आहार के लिए किस प्रकार के भोजन की क्या क्या मात्रा होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस शब्द से संतुलित आहार का अर्थ ही पूरा नहीं होगा, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर ही हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि किसको कितना भोजन की आवश्यकता है। आगे देखिए, सामान्य स्वास्थ्य एवं शारीरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में आहार ग्रहण करना चाहिए। यानी शरीर की शक्ति को बनाए रखने के लिए और हमें जीवित रहने के लिए जो भी पर्याप्त आहार है, भोजन है, उसका ग्रहण करना चाहिए। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति किसे कहते हैं? जो 18 साल से ऊपर हो, ठीक है। एक दिन में लगभग 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए कैलोरी मान की आवश्यकता अलग अलग होती है। हालांकि यहाँ पर यह मान दिया गया है कि 18 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों का इतना लगभग होना चाहिए 3000 किलो कैलोरी, लेकिन अलग अलग काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग कैलोरी का मान अलग अलग होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संतुलित आहार का अर्थ हमें भोजन में केवल सभी आवश्यक पोषक तत्व होना जरूरी नहीं है, बल्कि उचित मात्रा में, उचित अनुमान में पोषक तत्व का भी होना जरूरी है। तभी हमारी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होगी, अन्यथा नहीं होगी। यदि भोजन पर्याप्त मात्रा में हो किंतु उसे पचाने में मुश्किलें हो, कठिनाइयां हो, तो वह संतुलित आहार नहीं होगा। इसलिए स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोजन सुगमता से यानी आसानी से पचने वाला भी होना चाहिए। वसा की अपेक्षा, वसा समझते हो ना, जो तैलीय पदार्थ होता है या फिर तैलीय चीजों में ही वो चीज पाई जाती है, तो उसी को वसा बोला गया है। तो वसा की अपेक्षा जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? जैसे आपका हो गया चावल, गेहूं, मक्का, इन सभी में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाना आसान होता है एक वसा के पचाने की अपेक्षा। वसा को पचाना टफ होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट को पचाना आसान होता है, अधिक सरल होता है। इसलिए हमारे भोजन में वसा की बजाय कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जबकि वसा कम होनी चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें केवल 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी 1 ग्राम, ध्यान से समझिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम वसा में, ठीक है, 9.3 कैलोरी, 9 लगभग समझिए ना, 9 कैलोरी यहां पर हमें ऊर्जा मिल रही है। तो ज्यादा कैलोरी यानी ज्यादा ऊर्जा हमें मिल रही है किससे? वसा से मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो पचने में ज्यादा ऑक्सीजन खर्च नहीं होता है, जबकि जो आपका वसा है, इसको पचाने में बहुत ज्यादा, शरीर के अंदर जो ब्लड में ऑक्सीजन रहता है उसका खर्च ज्यादा होता है। तो जब ऑक्सीजन का ज्यादा खर्च होगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण मतलब वही चीज है, ऑक्सीजन का खर्च होना। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन खपत होती है, जबकि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से बहुत कम होती है। यानी इसके परिणाम कार्बोहाइड्रेट पहले पचता है और वसा बहुत बाद पचता है। साधारण व्यक्ति के आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अनुपात देखिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का अनुपात है कितना? 4 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति के आहार में, और 1 हिस्सा वसा होना चाहिए। इसके अलावा 1 हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। तब आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे, तथा उसमें सभी आवश्यक खनिज, लवण व विटामिन भी होनी चाहिए। प्रतिशत के आधार पर दैनिक ऊर्जा खपत में प्रोटीन की अगर मात्रा देखिए प्रतिशत के हिसाब से, तो 10 से 15%, वसा की अगर बात करें 20 से 25%, तथा कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें 50 से 75% होनी चाहिए। और इसमें उलटफेर भी हो सकता है। याद रखिएगा, ऐसा भी लिख सकते हो कि 10% आपको वसा की जरूरत है, या फिर 10% या फिर 15% आपको प्रोटीन की जरूरत है, या फिर 70 या फिर 80% आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। इस तरीके से उलटफेर हो सकता है, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 70% आप वसा लिख दीजिएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आगे देखिए, पोषण आपको आगे फिर लिखना है कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें आहार या फिर पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उनको पचाया जाता है। पोषण क्या है? कि वह एक प्रकार का आहार है जिसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण कर पचाया जाता है। इस प्रक्रिया में भोजन में उपस्थित पौष्टिक पदार्थों के अवशोषित कर उपयोग के लिए दूसरे अंगों अथवा ऊतकों में फिर भेज दिया जाता है। जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं उसको हमारे शरीर के सभी अंगों के पास भेज दिया जाता है इस प्रक्रिया में। पोषक पदार्थ, देखिए पोषक पदार्थ क्या है? पिछले वीडियो में बताया था कि वह जटिल रासायनिक तत्व होते हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, और यह जटिल होता है, लेकिन फिर इसको पचाकर इसको सरल अवस्था में बदलते हैं हमारा शरीर, पाचन व्यवस्था। उसके बाद फिर हमारे शरीर में ये
सारे पोषक पदार्थ सभी अंगों में जाते हैं। हमारे शरीर की कुछ शारीरिक क्रियाओं के संचालन में सहायता करती है, यानी शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्य को यह निरंतर चलने में सहायता करती है। हमारे भोजन में लगभग 50 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें 2 भागों में बांटा गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पहला आपका बृहद पौष्टिक पदार्थ। बृहद पौष्टिक पदार्थ को इंग्लिश में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा है और इससे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से। और भोजन में मैंने आपको अभी बताया कि 60 से 75% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन और वसा की अगर बात करें 10 से 15 और 20 से 25% होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा जो भाग है वो आपका सूक्ष्म पौष्टिक पदार्थ, तो ये आपका या फिर सूक्ष्म पोषण पदार्थ भी बोल सकते हो। तो हमारे शरीर में सूक्ष्म पौष्टिक पदार्थ यानी माइक्रो, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग ध्यान से समझिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। इस श्रेणी में पौष्टिक पदार्थों में विटामिन तथा खनिज लवण आते हैं। इस प्रकार के तत्वों की आवश्यकता शरीर में वृद्धि, विकास और अन्य क्रियाओं में भी पड़ती है। अब हम लोग समझते हैं कि आहार के पोषक तथा गैर पोषक तत्व या फिर आहार के हम लोग जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतना ज्यादा मत लिखिएगा, सीधा ऊपर में हेडलाइन दीजिएगा आहार के घटक और सीधा लिखिएगा पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। इसके बाद इन सभी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, यानी इन सभी से मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल की तरह होता है। जैसे जल में क्या होता है H2O, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है 2:1 में होता है। तो उसी तरीके से आपका कार्बोहाइड्रेट में भी रेशियो सेम ही होता है, 2:1 का होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी 90% कैलोरी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना हमारे शरीर में 90% पानी अंश है, यानी पानी का अंश है, तो पानी की आवश्यकता 90% ज़्यादा बन जाती है हमारे शरीर के लिए। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, पहला शर्करा, दूसरा स्टार्च, तीसरा आपका सेल्यूलोज। इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करना। स्टार्च का ट्रिक क्या है, इसको मंड भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मंड भी बोला जाता है। तो मंड खोटा भाषा में हम इसको रिलेट कर सकते हैं माड़। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी झारखंड से होंगे माड़ के बारे में जरूर जानते हैं। वो चावल से हमें प्राप्त होता है उसको पकाने के बाद। तो इससे ट्रिक बना सकते हो कि स्टार्च यानी माड़, और माड़ का मतलब हो गया गेहूं, चावल वगैरह, इन सभी में पाई जाती है। बाकी गन्ना, खजूर वगैरह जो भी चीज़ है इन सभी में आपका शर्करा। शर्करा का मतलब समझिए शक्कर बोलते हैं ना, चीनी, तो चीनी गन्ने से मिलती है, खजूर मीठे चीज़ों में मिलती है, तो वही हो गया शर्करा। इसके अलावा सेल्यूलोज आप खुद से याद कर सकते हो, आखिरी सेल्यूलोज बचा तो ये फल और सब्जियों में होंगे। इसी तरीके से प्रोटीन, दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन आता है। प्रोटीन जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस और आयरन भी होते हैं। प्रोटीन हमारे शारीरिक वृद्धि यानी शरीर के वृद्धि तथा टूटे फूटे जो उत्तक होते हैं, अगर चोट लगती है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर का अंग क्या होता है, उसमें टूट जाता है, फूट जाता है। तो शरीर का अंग उत्तकों से बनता है, तो टूटे फूटे उत्तक इसीलिए यहाँ पर बोला गया है, उसकी मरम्मत करते हैं। प्रोटीन एंजाइम व हार्मोन की संरचना में भी सहायता करते हैं और ऊर्जा का भी यह स्रोत है। यह हमारे आहार का मुख्य अंग है। प्रोटीन जो है वो हमारे आहार का एक मुख्य अंग है और जंतुओं के मांस, दूध, अंडे, मछली आदि में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा दालों, फलीदार सब्जियां, पनीर आदि में भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आगे देखते हैं तीसरे पॉइंट पर वसा, अगला घटक है यह आपका संतुलित आहार का। वसा से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा तथा उष्मा प्राप्त होती है। वसा से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण श्रमिकों और ठंडे प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को वसा की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा अधिक प्राप्त हो रही है तो कहीं ना कहीं उष्मा भी तो अधिक हमें मिलेगी। इसीलिए ठंडे इलाकों में इसकी मात्रा अधिक लेनी चाहिए। वसा की प्राप्ति वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त होता है। वसा जो हमें मिलता है उसका स्रोत जो वनस्पति जंतुएं हैं उनसे मिलता है, या फिर इसके अलावा जंतुओं से प्राप्त दूध, घी, मक्खन, मछली के तेल इत्यादि तथा वनस्पतियों से मूंगफली, तिल, सरसों, नारियल आदि भी, या फिर तेल या फिर बादाम, अखरोट वगैरह, काजू वगैरह, इन सभी से भी प्राप्त होते हैं। आगे अगर बात करें खनिज लवण की, तो हमारे शरीर को 19 से अधिक खनिज लवणों की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। फिर भी इनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। हमारे शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज, पोटाशियम, आयोडीन और आदि और भी बहुत सारे लवण है जिसकी आवश्यकता होती है, किंतु इनमें से कैल्शियम या फिर आयरन, फास्फोरस तथा आयोडीन का विशेष महत्व है। अगर ये ना मिले तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के विकास तथा मजबूती पर प्रभाव डालता है। कौन? कैल्शियम और फास्फोरस। ये हमें कहां से मिलती है? ये सारे खनिज लवण दूध, अंडे, मांस, मछली, दाल आदि में कैल्शियम तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। आगे अगर बात करें आयरन यानी लोहा, तो रक्त में ये पाई जाती है। ठीक है, रक्त लाल कणिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन के बनने में सहायक करता है ये आयरन। अगर इसकी कमी हो जाती है तो किसी महिलाओं में अगर एनीमिया बीमारी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है या फिर आयरन की कमी हो गई। तो दोनों एक ही चीज है। ये जो आयरन है वह
ब्लड में हीमोग्लोबिन को बनाता है। ठीक है, तो आयरन की कमी से विश्व में लाखों लोग प्रभावित है। यह कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है, जिससे प्रगतिशील राष्ट्रों में भी, यानी बहुत बड़े बड़े राष्ट्र जहां पर जो डेवलपमेंट राष्ट्र हो चुके हैं, फिर भी वहां पर 20% माताओं की मृत्यु हो जाती है। भारत वगैरह और भी बहुत सारे कंट्री है, तो इन सभी में लगभग 20% जो माताएं हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसके सोर्स की अगर बात करें तो सेब, केला या फिर पालक, टमाटर आदि में लौह तत्व पाए जाते हैं, यानी जो हरी सब्जियां है ना उन सभी में पाए जाते हैं, और कुछ फलों में। आगे देखिए आयोडीन। आयोडीन थायराइड, थायराइड कहाँ होता है? ये थायराइड नामक ग्रंथि तो गले के नीचे जो आपका कंठ है वहीं पर होता है। थायराइड नामक ग्रंथि की क्रियाशीलता की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, यानी थायराइड की कमी ना हो वही कार्य आयोडीन करता है। ठीक है, यानी थायराइड के कमी से जो बीमारियां होती है उसको दूर करता है। आयोडीन की कमी से कई बार शारीरिक तथा मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, यानी मानसिक तौर से भी आप कहीं ना कहीं बीमार हो जाओगे। सामान्य भोजन, जल और समुद्री जल निर्मित नमक आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत है। यानी आयोडीन के क्या क्या स्रोत है? तो जो आपका समुद्री जल है उससे हमें प्राप्त होता है, या इसके अलावा जो सामान्य भोजन है वहां से भी मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका समुद्री जल है जिससे नमक बनाते हैं उसी में आपका आयोडीन डाली जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर विटामिन। विटामिन जटिल रासायनिक पदार्थ है जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में पड़ती है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते, किंतु शरीर की विभिन्न क्रियाएं जो होती है वो इनके बिना पॉसिबल ही नहीं है। इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, हालांकि इनकी आपूर्ति आहार द्वारा की जाती है। हमारे शरीर के लिए 13 विटामिन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। संतुलित आहार सभी आवश्यक विटामिन को पूर्ति करती है। जितने भी संतुलित आहार हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, तो इन सभी में भी विटामिन पाए जाती है। चावल में भी विटामिन पाए जाते हैं, इसके अलावा फलों में भी विटामिन पाए जाते हैं, तो वो संतुलित आहार में भी विटामिन पाए जाते हैं जो हमें क्या करते हैं? विटामिन की पूर्ति करते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ सबसे पहले जल में जो घुल जाते हैं विटामिन वो क्या है? तो ये विटामिन जल में घुलनशील यानी घुल जाते हैं और इनमें नाइट्रोजन व सल्फर के तत्व होते हैं। जल में घुलनशील विटामिनों की अगर उदाहरण देखें तो विटामिन बी और बी कम्प्लेक्स यानी B1 B2 करके टोटल B12 तक, ठीक है, 13 तक जो आपका है वो सारे विटामिन बी कम्प्लेक्स वाले क्या आपका जल में घुलनशील विटामिन, और साथ ही साथ विटामिन सी भी। इसके अलावा एक ऐसा विटामिन जो जल में अघुलनशील है, तो वह क्या है आपका? तो ये विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्वों से बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से, यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर के तत्वों से बनते हैं। ये क्या आपका वसा में घुलता है। वसा कहने का मतलब है तेल में घुलता है। ठीक है, घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए है, इसमें विटामिन डी है, यानी इन सभी विटामिन को छोड़ दीजिए तो ए और डी मिलेंगे और फिर ई और के मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको विटामिन ए लिख देना है, उसके बाद फिर यहाँ पर सारा कुछ डिफाइन कर देना है। उसी तरीके से विटामिन बी के बारे में आपको लिख देना है और उसको डिफाइन कर देना है। तो विटामिन ए में आपको क्या बताना है कि यह वसा में घुलनशील है तथा भोजन पकाते समय इसकी थोड़ी क्षति हो जाती है। यानी अगर इसको गर्म कर दिया जाए, जिस चीज में भी विटामिन ए की मात्रा पाई जाएगी उसको अगर गर्म करोगे तो कहीं ना कहीं विटामिन जो है वो टूट जाते हैं, क्षति हो जाती है। शरीर में इसकी कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में रुकावट और रतौंधी जैसी बीमारी भी हो सकती है। खाद्य तथा कृषि संस्थान, ठीक है, यानी FAO के अनुसार लगभग 50,000 है ना, बच्चे भोजन में विटामिन ए के अभाव से अंधे हो जाते हैं। सोच लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन। और विटामिन ए से क्या होता है? त्वचा को स्वस्थ रखने तथा घावों को भरने में भी सहायता होती है। इसके स्रोत क्या है? दूध, पनीर, मक्खन, अंडे, मछली या फिर मछली के तेल है। ठीक है, इसके बाद गाजर, मूली और कई हरी सब्जियां भी, और साथ ही साथ फल में ये विटामिन ए पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें विटामिन बी या फिर विटामिन बी कम्प्लेक्स में जितने भी घटक है उन सभी की अगर बात करें, इसमें से कुछ जटिल विटामिन है, ये सभी जल में घुलनशील है। और मूंगफली, मछली, अंडे, दूध, दही, पनीर, बिना पिसे हुए अनाज, मांस, ठीक है, मांस में खास करके जो आपका लीवर होता है जिसको बोला जाता है कलेजी भी, ठीक है, आदि में भी पाए जाते हैं। ये सभी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से होने वाला एक अन्य रोग पेल्मा भी होता है, जिसका मुख्य लक्षण क्या होता है कि यह चर्म रोग है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? दस्त लगना आप समझते हो ना। और इस स्थिति में क्या होता है? धूप में क्या होता है? त्वचा में कहीं ना कहीं कोई रोग हो जाते हैं, उससे रिलेटेड है, ये सारी बीमारियां भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ लिखना है तो पिछले वीडियो में मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया है, उस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा, इसमें मेंशन कर दीजिएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। जंक फूड्स के हानिकारक प्रभाव पर निबंध लिखे। अगर आपको शॉर्ट तरीके से बताओ इसका आंसर कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले जंक फूड लिखकर डैश दीजिएगा। जंक फूड किसे कहते हैं, क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में जो आप जानते हो उसी को उत्तर लिख दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और सीधा इस तरीके से आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर लिखते समय क्वेश्चन में आपको देखना होगा किस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जंक फूड्स पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर जंक फूड का उत्तर लिखना होगा, उसके बारे में आप क्या जानते हो ये चीज़ मेंशन करना होगा और डैश देकर पॉइंट वाइज लिखा जाता है। ऐसे समरी बनाकर नहीं लिखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से लिखते हैं, बता रहे आपका नंबर कम आएगा, कितनों आपका पेपर भरा हुआ रहेगा, तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। बार
बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो जंक फूड्स क्या होता है, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी दे सकते हो। हालांकि यहाँ पर उत्तर देखिए, जंक फूड्स शब्द जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? स्वास्थ्य के लिए इसका हानिकारक प्रकृति की ओर संकेत करता है। मतलब ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। यहाँ पर आपको यही लिखना है, जंक फूड स्वास्थ्य के लिए बेकार खाना होता है। जंक फूड्स का मतलब होता है ये ऐसा भोजन जो घरों में नहीं बनता है, जो बाहर में आप ठेले वगैरह में जो खाते हो, ठीक है। जैसे कि इस भोजन में अगर बात करें, चिप्स, फ्रेंच या फिर फ्राइज़ या फिर केक्स या फिर स्नैक्स, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, इसके अलावा मोमोज़ वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक है, जो चीज़ तैलीय पदार्थ से उसको बनाया जाता है वो सारा कुछ जंक फूड है। यानी वो कोई भी हेल्दी नहीं है, उसमें वसा की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, शुगर की मात्रा, ऐसे ऐसे जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, उसी को जंक फूड बोला जाता है। और आजकल के बच्चे या फिर युवा पीढ़ी देखा जाए तो जंक फूड्स खाने में बहुत ही शौकीन है और कहीं ना कहीं वह अपने जीवन शैली को खतरे में डाल रहे हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड वह अपने जीवन शैली को खतरे में डाल रहे हैं। इसे खाकर वे आमतौर पर जब भी उनको भूख लगता है ना, जब भी उनको भूख महसूस होता है और उनके पॉकेट में अगर पैसे होते हैं तो वह कहीं ना कहीं बाहर वाले ठेले में जाएंगे या फिर दुकान में जाएंगे, चिप्स, फ्रेंच या फिर बहुत सारे जो आपकी चीज़ें, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये पास्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें ही खाएंगे। इसके अलावा वो हेल्दी खाना खा ही नहीं सकते। अच्छा, ये सारे जो खाने हैं इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न कि ये स्वाद में बढ़िया लगता है, ठीक है। तो आपके जीभ में ये स्वाद में बढ़िया लगता है, लेकिन जैसे ही जीभ के नीचे यानी हलक से नीचे जैसे ही उतरता है ना, और जब उसका पाचन होता है और उस पाचन क्रिया में बहुत सारे चीज़ें हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है, तब वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में असर करती है। तब हमें लगता है कि ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर दूसरे दिन अगर पैसा मिलता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं और फिर खाने लगते हैं। जंक फूड्स में क्या क्या होता है? अधिकतर मात्रा में वसा, और वसा अधिक मात्रा में अगर लिया जाए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया वसा को पचाने में दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं आपका पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो सकता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे आपके बॉडी में चर्बी भी बढ़ सकता है, या फिर उससे हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, हृदय की बीमारी कोलेस्ट्रॉल से, या फिर आपका ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें फूड यानी जंक फूड खाने से हो सकता है, ठीक है। कोई भी लाभदायक नहीं है। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, लेकिन पॉइंट में समझा रहा हूँ। अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि जंक फूड से मोटापा का खतरा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जंक फूड से क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर वसा है, तो क्या करता है ये जंक फूड का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीज़ें जो जंक फूड में होती है उसको कहीं ना कहीं चर्बी के रूप में शरीर में क्या होता है, बाहर फेंक दिया जाता है, उसी को मोटापा कहते हैं। तो जंक फूड्स में अधिक मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। हालांकि जो भी इस तरह का खाना खाते हैं उसे जल्दी जल्दी भी भूख लगती है। जल्दी जल्दी क्यों भूख लगती है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, उसमें ऐसे चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है जो हमारे शरीर के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है हमारे शरीर के लिए। सबसे ज़्यादा आपको बताया था ना मैंने, रेशियो में यानी अनुपात में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, और ये चीज़ आपको हेल्दी खाने से ही प्राप्त करनी है। यहाँ तक कि वसा में भी ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वसा से आपको ज़्यादा नहीं लेना है शरीर के लिए, अनुपात आपको कम ही लेना है। और जंक फूड से आवश्यक स्तर की ऊर्जा नहीं मिलती, यानी जितनी ऊर्जा आपको चाहिए वो ऊर्जा नहीं मिलती है, बस सिर्फ भूख मिटाता है। इस तरह भोजन करने वाले में जल्दी जल्दी खाना खाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यानी हमें जंक फूड से जो भी चीज़ प्राप्त होता है कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, हानिकारक वसा होता है। जो भी जंक फूड्स वगैरह बनते हैं तो उसमें हानिकारक वसा होती है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और उसमें कोई भी अच्छा तत्व नहीं होता है। इस प्रकार हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, और जो मस्तिष्क के कार्यक्रम को बेकार करता है, यानी दिमागी हालत को भी खराब करता है। आगे देखिए, मोटापा के अलावे जंक फूड्स खाने के क्या क्या परिणाम होते हैं। शोध के अनुसार बच्चे और किशोर अधिक मात्रा में नियमित आधार पर अधिक जंक फूड्स खाते हैं। रिसर्च हुआ है कि जो बच्चे और जो आपका किशोर है, किशोर कहने का मतलब है 12 से 18-19 साल के बीच वाले जो भी बच्चे हैं वो ज़्यादा खाते हैं, और जिनके अनुसार उनका वजन बढ़ता है और हृदय और लीवर की भी बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार के बच्चे को कम उम्र में ही शरीर में अधिक शुगर के एकत्र होने का भी कारण, यानी अगर शरीर में ज़्यादा शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे मधुमेह जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है, यानी डायबिटीज़ या फिर आलस जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, यानी उसको हमेशा सुस्ती महसूस होगा। जंक फूड्स में उच्च स्तरीय सोडियम खनिज के होने के कारण उनका रक्तदाब यानी जो ब्लड प्रेशर वो हाई भी हो सकता है। बच्चों और किशोरों को अभिभावकों द्वारा बचपन में ही अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए। क्या खाना है आपको, कौन सा हेल्दी खाना है, कौन सा खराब खाना है, ये गार्जियन को बताना चाहिए। लेकिन आज के गार्जियन खुद जंक फूड्स में भागीदारी लेते हैं और बच्चों को साथ में बैठ के खिलाते हैं, तो फिर बच्चे कहाँ से सीखेंगे? ये यहाँ की हालात है। माता पिता को अपने बच्चों की खाने पीने की आदतों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बचपन में बच्चे सही और गलत को नहीं जानते हैं और ना ही उसका निर्णय कर पाते हैं कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि ये अच्छा लग रहा है तो ये हमारे लिए बढ़िया होगा, इसलिए वे अभिभावक ही होते हैं जो बच्चों में सही और गलत आदतों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उन्हें बचपन से ही अपने बच्चों को खाने की आदतों के बारे में सिखाना चाहिए। साथ ही स्वस्थ भोजन और जंक फूड्स में अंतर भी स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई ये हेल्दी खाना है, ये आपका
आपका जंक फूड है जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाएगा। इस तरीके से तुलनात्मक आपको बताना चाहिए बच्चों को। अब इसका निष्कर्ष क्या मिलता है, देखिए इतना ही आपको लिखना है और इसके अलावा अगर पन्ना नहीं भरेगा, जितना मैंने आपको पेजेस बताया आंसर लिखने का, तो खुद से लिखिएगा। जंक फूड्स के बारे में आपसे बेटर कौन नहीं जान सकता। इसके बाद निष्कर्ष में क्या लिखना है कि क्या होता है इसका परिणाम, तो पूरे संसार में जंक फूड्स का उपभोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप देखते हो ना, एक ठेले वाला 30 से 40 हज़ार कमा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जंक फूड्स को बेचकर कमा रहा है और हम लोग पैसे उसी पर लुटा रहे हैं। और एक सब्जी वाला बेचारा घूमते रहता है, हम लोग सब्जी नहीं खरीदते। बहुत दुखद स्थिति की बात है, जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। सभी आयु वर्ग के लोग जंक फूड्स खाना पसंद करते हैं और आमतौर पर जब वे अपने परिवार के साथ कुछ विशेष समय जैसे जन्मदिन, बर्थडे पार्टी या फिर सालगिरह सेरेमनी वगैरह आदि का भी आनंद लेने के दौरान भी इन्हीं चीज़ों को ही चुनते हैं। वे बाजार में उपलब्ध जंक फूड्स की विभिन्न किस्मों जैसे कि कोल्ड ड्रिंक भी जंक फूड से, हम तो कहते हैं ये सबसे सड़ेला चीज़ है, सबसे घटिया चीज़ है। आज के युवा पीढ़ी खास करके एक बहुत विख्यात कोल्ड ड्रिंक है जिसे लोग क्यों पीते हैं आज तक हमें पता नहीं है। मैं आपको पर्सनली पूछ रहा हूँ, जिसको बोला जाता है स्प्रिंग। चलिए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति आप हो ना, आप हायर एजुकेशन ले रहे हो और आप बेवकूफ़ों जैसा ऐसे खाने पीने में पैसे खर्च करते हो, तो फिर आप में और उन अनपढ़ लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं हो जाएगा जो बिना सोचे समझे कुछ भी चीज़ खाते हैं, कुछ भी चीज़ पीते हैं। तो इसमें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर इसके अलावा वेफर चिप्स हो गया या फिर नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, चाइनीज़ खाना इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। तो यही निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मधुमेह समझते हो ना, जिसको बोला जाता है शुगर की बीमारी। तो इस पर आपको लेख लिखना है। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये होता कैसे है, ये क्या होता है। तो मधुमेह जो बीमारी होता है वो शरीर में इंसुलिन नामक एक एंजाइम होता है या फिर उसको बोल सकते हो उत्प्रेरक, और वह क्या काम करता है हमारे शरीर में, जो आपका ग्लूकोज है उसको कहीं ना कहीं पचाता है। अगर ग्लूकोज नहीं पचेगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिस कारण से ये बीमारी हो जाती है। शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी आप यहाँ पर देखिए, आज के समय में मधुमेह या फिर इसको डायबिटीज़ भी बोला जाता है, से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे अधिक देखी जा सकती है। अधिकतर लोगों में यह रोग आधुनिक जीवन शैली की देन है। आज के टाइम में जिस तरीके से लोग जीते हैं, जिस तरीके से लोग खाते पीते हैं, उसी के कारण ही ये बीमारी अधिक मात्रा में हो रही है। इस रोग का सामान्य लक्षण क्या है, यानी इस रोग के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। तो देखिए, बहुत अधिक भूख व प्यास लगना, बार बार मतलब टॉयलेट आना, ठीक है, मूत्र विसर्जन की इच्छा होना या फिर जल्दी थकना, दृष्टि धीरे धीरे धुंधला हो जाना यानी दिखाई नहीं देना, हाथ पैर सुन्न होना, घाव का जल्दी ठीक ना होना, बिना किसी कारण वजह कम हो जाना वजन, ठीक है, हृदय संबंधी भी बीमारियां हो जाना आदि, ये सारे लक्षण हैं किसके, डायबिटीज़ के यानी शुगर के। कारणों के आधार पर, यानी ये जो कारण है, इन कारणों के आधार पर इस रोग को डायबिटीज़ टाइप 1 में रखा गया है। आपको बता दें, डायबिटीज़ 2 टाइप से है, तो इनको उनके कारण के आधार पर 2 भाग में रखा गया है। एक का आपका नाम है डायबिटीज़ टाइप 1 रखा है, दूसरे को बोला जाता है डायबिटीज़ टाइप 2, ठीक है, यानी मधुमेह 1 और मधुमेह 2। अब यहाँ पर समझते हैं दोनों के बारे में, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 1 के रोगियों के ऊपर दिए गए लक्षण जल्द ही दिखाई देने लगते हैं। टाइप 1 में जो भी लक्षण है वो जल्दी दिखाई देते हैं, जबकि टाइप 2 के जो रोगियों के जो लक्षण है वो कई वर्ष के बाद दिखते हैं, उसमें नजर आते हैं। अब इसमें लक्षण क्या है कि कमज़ोर होना या फिर हृदय संबंधी रोग होना, ठीक है, ये सारे दिखाई देते हैं बहुत दिनों के बाद। ये टाइप 2 का है, इसलिए डायबिटीज़ टाइप 2 के रोगियों का उपचार प्रायः देर से होता है। देखिए, लक्षण जब देर से आएंगे तो देर से पता चलेगा, तो उसका इलाज भी देर से होगा, जबकि टाइप 1 में तुरंत पता चलता है। डायबिटीज़ टाइप 2 आमतौर पर अनुवांशिक यानी खानदानी भी ये बीमारी होती है या फिर पर्यावरण संबंधी कारणों से भी हो सकता है। इसमें शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र आग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जो इंसुलिन नामक हार्मोन निकालती या फिर करती है। इंसुलिन भी रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के लिए कोशिकाओं को खोलने का कार्य करता है। इंसुलिन के अभाव में यानी इंसुलिन की कमी में रक्त में उपस्थित ग्लूकोज कोशिकाओं में अवशोषित नहीं हो पाता, इस कारण से रक्त ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है और इस तरीके से आपका डायबिटीज़ यानी मधुमेह बीमारी हो जाता है। अब डायबिटीज़ टाइप 2 का देखिए यहाँ पर कारण मुख्यतः आधुनिक दोषपूर्ण जीवन शैली, यानी आज का जो जीवन शैली है वही सबसे ज़्यादा दोष है। मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, कहने का मतलब है आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, आदि के कारण अधिकतर लोग डायबिटीज़ टाइप 2 से ग्रसित हो जाते हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 से मांसपेशियों या फिर आपके बॉडी के अंदर में जो आपका यकृत है, वसा कोशिकाएं इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाती है। इस कारण मूत्र में शर्करा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, यानी जब इंसुलिन इसको पचाएगा नहीं शर्करा को, तो कहीं ना कहीं आपका ये पेशाब के रास्ते से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा मुख्यतः शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण ही होता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज के प्रवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन की आवश्यकता होती है। आग्नाशय शरीर की इस मांग को शुरू में पूरा तो कर देता है, किंतु धीरे धीरे यह पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर पाता और इस कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ओवरऑल अगर समझे, बॉडी में इंसुलिन नामक यह आपका चीज़ नहीं उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्लूकोज है उसका स्तर बढ़ जाएगा।
जाएगा और इससे आपका डायबिटीज़ हो जाएगा। मधुमेह अथवा डायबिटीज़ के कारण दिल का दौरा पड़ता है, किडनी का काम करना बंद हो जाता है, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, तंत्रिका संस्थान की क्षति की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ आग्नाशय सुचारू रूप से कार्य करता रहे तो मधुमेह से बचा जा सकता है या फिर इसका उपचार यानी इलाज ही संभव है इसको बचाने के लिए, इस बीमारी से। तो इस तरीके से आप मधुमेह के बारे में लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव स्वास्थ्य पर शराब और तंबाकू के प्रतिकूल प्रभावों का वर्णन करें। यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिकूल, तो जो भी अगर शराब सेवन करते हैं या फिर जो भी खैनी सिगरेट जो भी आप पीते हो या खाते हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कड़वी कड़वी बातें लिखी गई है जो आपको खराब लगेगी। तो आप शुरू में उत्तर लिख सकते हो कि शराब क्या है और तंबाकू क्या है। कहने का मतलब है ये एक नशीला पदार्थ है, ठीक है, ये नशीला पेय पदार्थ है और ये भी नशीला पदार्थ है, ठीक है। दोनों का सेवन करने से क्या होता है, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत तेज़ी से नुकसान करती है। और इस तरीके से आप डिफाइन कर दीजिएगा जो भी चीज़ है, यहाँ पर जो भी चीज़ है इसको डिफाइन मत कीजिएगा, ये बहुत घटिया आंसर दिया गया है। यहाँ पर तो लिखा गया कि कम सेवन कीजिएगा तो नुकसान नहीं होगा, तो देखिए कम सेवन कीजिएगा तो फिर धीरे धीरे आपका जो आदत है वो बढ़ेगा और आदत जब बढ़ेगा तो फिर उसका सेवन आप ज़्यादा करोगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम सेवन से कुछ दिक्कत नहीं होता, ज़्यादा सेवन से दिक्कत होता है। तो कम सेवन कीजिए या फिर ज़्यादा सेवन कीजिए, नशा एक बार अगर चढ़ता है तो फिर आपका डेली का ये रूटीन बन जाता है। तो यहाँ पर आंसर मत लिखिएगा, ये बहुत ही घटिया आंसर दिया है, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से लिखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धूम्रपान का मानव शरीर पर प्रभाव क्या होता है। सिगरेट में 4000 से अधिक रासायनिक, यौगिक और 400 जहरीले रसायन होते हैं। दिमाग हिल गया होगा ये बातें सुनकर, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये बेकार चीज़ें लिखी गई है, जबकि ये सत्य बातें हैं। आप तो उतना नॉलेज भी आपके अंदर नहीं होगा, जिन्होंने ये चीज़ रिसर्च करके बताया है उनके पास कितनी नॉलेज होगी ये आप जान भी नहीं सकते हो, ठीक है। आपको समझना है केवल 4000 से अधिक रासायनिक यौगिक है और साथ ही साथ 400 जहरीले रसायन होते हैं, जिनमें टार, डीडीटी, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक और फॉर्मोलेडाइड शामिल होते हैं। सिगरेट में मौजूद निकोटीन बेहद नशीला होता है और कई बीमारियों का कारण भी बनता है और यह तय करना मुश्किल है कि बीमारियों की शुरुआत कहाँ से की जाए। इतनी खतरनाक ये आपका धूम्रपान है एक मानव शरीर के लिए। अब समझते हैं धूम्रपान से मानव शरीर के प्रभाव में किस किस अंगों को प्रभाव डालता है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले फेफड़ों को डालेगा, क्योंकि हम लोग धूम्रपान करते हैं तो सबसे पहले जो गैस है, धूम्र है, वह फेफड़ों में जाता है। खैर, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हर जगह सुनते हैं और देखते हैं, चाहे वो आपका मूवी हो या फिर अगर कहीं ना कहीं जो भी धूम्रपान के लिए आप चीज़ें खरीद रहे हो उस जगह पर भी लिखा रहता है कि इसका सेवन ना करें, इससे कैंसर होगा, जिसके कारण धूम्रपान होता है फेफड़ों का कैंसर। सिगार के कुछ बक्सों का कार्टून यह भी कहता है कि यह फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है, यानी सारा एडवर्टाइजमेंट सब जगह पर लिखा रहता है। सिगार का कार्टन में, यानी जो आप सिगरेट ले रहे हो उस डब्बे में भी लिखा रहता है, हर चीज़ लिखा रहता है कि कैंसर होता है इसको लेने से, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानते हैं और उसका सेवन करते हैं। धूम्रपान करने वाले का अत्यधिक धुआं फेफड़ों को बाधित करता है और इस कारण से कैंसर से वह ग्रसित हो जाता है। आगे बात करें कोरोनरी धमनी के रोग। कोरोनरी धमनी के रोग क्या है, तो सांस का धुआं धमनियों के माध्यम से यात्रा करता है, सामान्य प्रणाली को बाधित करता है और कई कारणों का कारण भी बनता है कोरोनरी धमनी के रोग के होने से। इसके अलावा अगर बात करें दिल का दौरा, यानी धूम्रपान से भी आपका दिल का दौरा होता है। धूम्रपान से जो जहरीले पदार्थ हृदय तक पहुंच जाते हैं और समय के साथ दिल का दौरा भी या फिर स्ट्रोक भी बोला जाता है, ये कारण बनता है। इसके अलावा अगर बात करें रक्त या फिर गुर्दे या फिर आग्नाशय, गुर्दे मतलब किडनी हो गया, या फिर मूत्राशय या फिर गले, मुंह और गर्भाशय में, इन सभी अंगों का जो मैंने आपको नाम लिया इन सभी में भी कैंसर हो सकते हैं। धूम्रपान से होता है ये सारे कैंसर। फेफड़ों के कैंसर के साथ साथ धूम्रपान करने से कई अन्य कैंसर होते हैं, जैसे कि आपका गुर्दे मैंने बताया कैंसर, आग्नाशय कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर और यहाँ तक कि गर्भाशय का भी कैंसर होता है। जी हाँ, गर्भाशय। आप तो गलती कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आप एक महिला हो, अपने बच्चे को भी जीते जी मार रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा, इसलिए धूम्रपान कभी मत कीजिएगा। आगे अगर बात करें नेक्स्ट आपका फेफड़ों के वायु कोशों को नुकसान। फेफड़े में भी बहुत सारे वायु कोश होते हैं, ठीक है, यानी उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो आदान प्रदान करता है, तो वो सारा कुछ वायु कोशों में भी नुकसान पहुंचाता है ये धूम्रपान, जिससे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी जिससे क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है अगर इन पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचता है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि सांस के जहरीले भरे हुए धुएं फेफड़ों की वायु कोशों में नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे कोई दीर्घकालीन फेफड़े के रोग, कई यहाँ पर हो जाएगा, कई
बड़े समय वाले, मतलब बहुत लंबे लंबे समय तक रहने वाले फेफड़े के रोग जैसे सांस लेने में कठिनाई, ये सारी बीमारी या फिर दमा भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए धूम्रपान से आपका रक्तचाप बढ़ता है, यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। सिगरेट और अन्य तंबाकू से संबंधित उत्पादों में मौजूद निकोटिन रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ता है और दिल की धड़कन सामान्य से तेज होने लगता है, जिससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। यदि व्यक्ति धूम्रपान छोड़ देता है और तंबाकू उत्पादन का सेवन नहीं करता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए धूम्रपान भी छोड़ देता है और तंबाकू का भी सेवन नहीं करता है, तो यह उनके रक्तचाप यानी जो आपका ब्लड प्रेशर है और हृदय रोग यानी हार्ट का जो रोग है, कहीं ना कहीं दिल के दौरे के जोखिम भरे जो खतरनाक ये चीज़ है दिल का दौरा पड़ना, इन सभी को कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर छोड़ते हैं धीरे धीरे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे कि इससे बांझपन भी होता है। जी हाँ, बांझपन ये बहुत बड़ी समस्या भी वर्तमान टाइम में। शादी तो कर लोगे लेकिन ससुराल वाले क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं कमी जो है वो लड़कियों के पार है। बच्चा अगर पैदा नहीं होगा तो लड़कियों को दोष देंगे, जबकि लड़कियों का दोष कुछ नहीं होता है। अगर कहीं ना कहीं बच्चा पैदा नहीं होता है तो सारा का सारा दोष एक पुरुष का होता है। क्यों? ये चीज़ आप आनुवांशिकता में पढ़े होंगे। तो पुरुष धूम्रपान करने वालों में बांझपन सबसे आम प्रभाव में से एक है। वे कम संख्या में यानी शुक्राणुओं की जो संख्या है और गतिशील यानी शुक्राणुओं की जो गति है उसकी जो क्षमता है वो धूम्रपान करने से और इसके आकार में भी, शुक्राणुओं की आकार में भी संख्या में वृद्धि के साथ शुक्राणुओं की गुणवत्ता में भी कमी हो जाती है। तो ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, अगर यहाँ पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो शुक्राणुओं की संख्या में कमी हो जाना, साथ ही साथ जो शुक्राणुओं की गति होती है उसमें भी कमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों की गुणवत्ता में अगर कमी हो जाती है तो वह बांझपन से पीड़ित हो जाएगा। धूम्रपान अंडे को निषेचित करने के लिए शुक्राणुओं की क्षमता को भी कम कर देता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं मानव शरीर पर शराब पीने के प्रभाव अब क्या क्या है। तो बहुत से लोगों को 1 या 2 पेय पीने की आदत होती है। ठीक है, चाहे वह शराब, बियर या फिर स्पिट हो। कुछ स्तरों पर हल्का शराब पीना स्वीकार है क्योंकि यह मानव हृदय के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये किसी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है। शराब आप 1 बूंद लो या फिर 1 बोतल लो, एक बार पियोगे तो कहीं ना कहीं लत लगेगी। हालांकि कम पीने से नुकसान नहीं होगा शरीर को, लेकिन आपके दिमाग को फिर वही चीज़ मांगेगा, फिर आप उसकी लत लगाओगे, फिर उसके बाद शरीर का नुकसान होगा। हालांकि भारी और अत्यधिक शराब पीना बेहद हानिकारक हो सकता है और समय के साथ गंभीर चिकित्सा स्थिति पैदा कर सकता है। महिलाओं के लिए प्रति सप्ताह 7 से अधिक पेय पीना अधिक माना जाता है। वाह अरे बेवकूफ़ लिखने वाले, महिलाओं के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस लिखा गया। देखिए आप लोग नहीं पीते हो ना, तो कम से कम प्रति सप्ताह 7 से अधिक पेय पीना अत्यधिक माना जाता है और पुरुषों के लिए यह संख्या प्रति सप्ताह 15 पेय तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है, इतना लिखना है कि किसी को नहीं पीना चाहिए। ठीक है, इससे नुकसान होता है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। शोधों के अनुसार पीने की स्वस्थ सीमा पुरुषों के लिए प्रतिदिन 2 पेय यानी एक दिन में 2 पैक आपको लगाना है। देख लीजिए, इससे अधिक नहीं लगाना है। महिलाओं के लिए 1 से अधिक पैक नहीं लगाना है। वाह रे क्या आंसर लिखे। लोगों के कुछ समूहों को किसी भी कीमत पर शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें देश के नियमों के अनुसार 18 से 21 वर्ष से कम आयु के लोग शराब पीने से वर्जित रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ चिकित्सीय स्थिति वाले लोग यानी जो हॉस्पिटल में कुछ बीमारियों से ग्रसित है उनको भी नहीं पीना चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाले महिलाओं में भी नहीं ये सारे लत होनी चाहिए। अब समझते हैं कि शराब पीने से क्या क्या प्रभाव होते हैं आपके शरीर में। तो देखिए, दिमाग का सिकुड़ना, लंबे समय तक शराब के संपर्क में रहने से मानव का जो दिमाग है वो आकार में कम हो जाता है। यह मानव मस्तिष्क के अग्रभाग को सिकुड़ता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, व्यवहार में बदलाव हो जाता है। शराब मनुष्य के विशिष्ट व्यवहार को बदल सकती है। शराब पीने के बाद हर व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगता है, तो उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं बदलाव हो जाता है। यह उनके सामान्य ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है। मेरा मानना है कि उसके अंदर इतना ज्ञान होता है कि पूरा ज्ञान झाड़ते रहता है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, तिरस्कारपूर्ण भाषण, यानी वो क्या बोल रहे हैं, उसके मुंह से क्या निकल रहा है कुछ भी पता नहीं है। कड़वी बातें बोलो या फिर कुछ भी बातें बोलो या फिर गाली अधिक बकने लगते हैं। तो इस तरीके से शराब सेवन से ये सारे लक्षण उभर कर आते हैं। बार बार दस्त होना, जी हाँ, शराब का सेवन करने से छोटी आंत को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है और अधिक बार बार दस्त का ये कारण बन जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका बांझपन और यौन रोग जैसे बीमारियां भी इससे उत्पन्न होती है। अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से ये सारे जो बीमारियां जैसे बांझपन, ठीक है, या फिर यौन से रिलेटेड बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा छठवां में देखिए मांसपेशियों में ऐंठन, जो आपका मांसपेशी है, शरीर में दर्द देना, जकड़न देना, ये सारी बीमारी भी शराब सेवन से हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्य रोग क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो रोग के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो।
तो सामान्य रोग यानी जो आपके आस पड़ोस में जो सामान्य बीमारियां फैलती है, जैसे कि कमर दर्द के बारे में आपने सुना होगा, इसके अलावा बुखार के बारे में आपने सुना होगा, इसी तरीके से कब्ज़ यानी पेट साफ ना होना, ठीक है। इसके अलावा आपका डायबिटीज़ हो गया यानी मधुमेह, इसके अलावा मिर्गी बीमारी हो गया। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो सामान्य बीमारियां हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि वो रोग क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है।